किरचॉफ सेकंड लॉ है ना, ये क्या कहता है, इसको एक बार हम लोग जो है फिर से समझ लेते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड, जैसे उसका दो नाम था है ना, उसका भी दो नाम आपका और हम लोग पढ़े कि जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं फर्स्ट लॉ को, है ना, और करंट लॉ भी कह सकते हैं। उसी तरह से किरचॉफ सेकंड लॉ का भी आपका जो है दो नाम है, और दो नाम है, क्या क्या नाम है, लूप लॉ। किरचॉफ लूप का मतलब होता है कि कोई आपका क्लोज फिगर, कैसा भी फिगर बना दीजिए रिपीट होगा। उसको आप जो है लूप कह सकते हैं। ऐसे देखिए लूप लीजिए, लूप कहने का मतलब होता है वो बंद होना चाहिए। लूप का अर्थ ही होता है कि वो बंद होना चाहिए। अब ऐसे बना देंगे तो उसको लूप नहीं कहेंगे, देखिएगा इधर ऐसे बना दिए तो इसको लूप नहीं कहेंगे। लूप कहने का मतलब एनी टाइप ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड लूप। it will be in the form of circle, it will be in the form of a square, rectangle, कोई भी शेप हो सकता है लेकिन बस क्लोज होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग नीचे क्लास में बनाए होंगे कि अमीबा का चित्र बनाए, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, जैसे भी बना दीजिएगा आपका आंसर आपका जो है सही हो जाएगा। बनाए हैं ऐसा कुछ नीचे क्लास में? जी सर। यस अमीबा सर, अभी बना रहे हैं। डायग्राम बनाइए। हाँ, तो अमीबा का डायग्राम कोई याद रखने का जरूरत नहीं है, बस बंद ऐसे कैसे भी बना दीजिए, उसका आपका जो है आंसर हो जाएगा। कितने शेप बदलते रहते वाले लोग बताएंगे, ऐसा ही ना होता है। जी इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इस जैसे तैसे आपका जो है कुछ भी बना दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी आपका जो है वही कर रहा है, इसमें एक क्लोज फिगर बनता है, एक आपका जो है बंद नहीं दिखेगा, बंद नहीं आपका जो है वो बंद रहेगा, ओपन नहीं दिखेगा, इसलिए इसको लूप लो भी बोलते हैं। और दूसरा कहा जाता है, देखिएगा उसको हम लोग कह रहे थे करंट लो, है ना, लेकिन यहाँ आपका जो कह रहा है ये कह रहा है वोल्टेज लो। यहाँ जो है वो वोल्टेज को प्लस माइनस किया जाता है, और पिछला बार जो था वो आपका करंट को प्लस माइनस किया जा रहा था। जो पिछला बार जुड़ा वो क्या जुड़ा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे जुड़ रहा है। तो चूंकि वहां आई जुड़ रहा है, करंट जुड़ रहा है, इसलिए उसको आप कह सकते हैं कि वो आपका जो है किरचॉफ्स करंट लॉ है। वहीं से नाम को सीधे सीधे याद हो जाएगा। कभी कभी आपका आ जाता है कि जो है वोल्टेज लॉ, इनमें से जो ऑब्जेक्टिव आपको आता है 15 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बहुत बड़ा चीज है। 15 क्वेश्चन सही बना लिए, समझ रहे हैं, आधा पास ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको जो है कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि विच लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। तो उस समय फिर थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना होता है। और वोल्टेज लॉ कहने के पीछे आपका जो रीजन है वो साफ साफ है कि इसमें वोल्टेज को प्लस करते हैं, और पिछला बार जो था आपका करंट प्लस, करंट को प्लस किए तो करंट लो हो गया, वोल्टेज को प्लस करेंगे तो वोल्टेज लो हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका चलेगा। देखिएगा क्या कर रहा है कि दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इस लॉ में क्या है थोड़ा सा यहाँ समझिए, पहले सर्किट से समझ लेते हैं तब उसको लिखेंगे। यहाँ क्या होता है कि किसी एक पॉइंट को आप लीजिए, कोई एक पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, हाँ, तो इस पॉइंट में देखिएगा कि आपका जो है बहुत सारा यहाँ पर आपका जो है किससे आगे की तरफ, इधर नीचे की तरफ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। यहाँ हम लोग का जो सर्किट बना हुआ है, देखिए पिछला बार से थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत सारा चीजें इसमें आपको दिखेगा। यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, R3 है, 3 गो रजिस्टर है। यहाँ देखिए करंट है, I2 है, I1 है, अलग अलग करंट है। यहाँ देखिएगा कि एक जगह यहाँ हम लोग बैटरी जोड़ दिए हैं, एक जगह यहाँ बैटरी जोड़ दिए हैं। सेल बोलिए, एक एक है तो सेल कह सकते हैं। यहाँ एक सेल लगा हुआ है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, तो दो जगह सेल है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। और हमको यहाँ से ये पता लगाना है कि कौन कौन सा ब्रांच से कितना कितना करंट जाएगा। इधर का करंट होगा, एक करंट होगा। तो हम लोग को है कि हर एक ब्रांच का आपको करंट निकालना है। तब ये करंट निकालना थोड़ा सा आपका जो है इसमें दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको निकाल पाएंगे। पहला लोग की तरह ये आपका इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, है ना। तो इसमें देखिएगा, इस सर्किट को पहले देखिएगा। इस सर्किट में आपके दो पावर सोर्स है, मतलब दो जगह बैटरी लगा हुआ है। एक बैटरी आपको दिखेगा कि यहाँ दिखेगा, है ना, ये जो है यहाँ पर एक बैटरी हम लोग को दिख रहा है। और दूसरा जो बैटरी है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, देखिएगा दूसरा बैटरी जो है वो आपका यहाँ लगा हुआ है। एक आपका जो है यहाँ सेल है इस जगह पे, और एक सेल जो है यहाँ, यहाँ जो सेल लगा है
इसका अलग ईएमएफ हो सकता है। ये मान लीजिए कि आपका जो है 2 वोल्ट वाला बैटरी लगाए हैं, यहाँ 4 वोल्ट वाला बैटरी लगाए हैं, तो यहाँ मान लीजिए कि आपका इसका जो वोल्टेज होगा उसको E1 मान लिए, और यहाँ जो वोल्टेज हुआ इसको E2 मान लिया। अपना अपना जो सेल होता है उसका ईएमएफ होता है, तो इस सेल का ईएमएफ को हम लोग E1 मान लिए और इस सेल का ईएमएफ को E2 मान लिया। अब जब हम लोग इस सर्किट में जाएंगे तो जो करंट का फ्लो होगा, वो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से करंट निकला, ये आपका इस तरह से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जाके आपका फिर इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर जो है खुद अपना पावर सोर्स है, इसलिए करंट इधर शिफ्ट नहीं करेगा, वो आपका इस बीच वाले तार में यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ एक और हम लोग सेल लगाए, और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है। हाँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट का फ्लो ऐसे होगा, इस तरह से आएगा, ऐसे होके ऐसे जाएगा, यहाँ से जाके फिर आपका पीछे यहाँ वापस आ जाएगा, और वापस आके फिर आपका जो है यहाँ जुड़ेगा। जब भी सर्किट में करंट का फ्लो होता है, तो सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, और यहाँ से निकल के ऐसे जाके ऐसे जाएगा, और यहाँ से फिर आपका इधर वापस आ जाएगा, और वापस आके फिर ये नेगेटिव तरफ आपका चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन होगा इधर के लिए। हाँ, और ऊपर में जो जा रहा है उसका भी यही हाल होगा। यहाँ से करंट निकला पॉजिटिव से, नीचे गया, ये आपका यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर आपका इधर चला जाएगा। तो यहाँ जो करंट होगा अलग अलग ब्रांच में, वो अलग अलग होगा। देखिएगा, ये वाला जो तार है, ये वाला तार, इसमें मान लेते हैं कि जो करंट है, ऊपर का जो तार दिख रहा होगा आप लोग को, उसमें जो करंट है उसको मान लिए I1 है। तो यहाँ से आपका ये वाला तार में वैसे ही आ रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ तक आपका जो AB तक I1 करंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ से यही करंट आपका इधर भी जा रहा है, और जो नीचे से जो करंट गया उसको I2 माने, वो भी इधर से जा रहा है। तो ये जो बीच वाला तार है, इसमें 2 तरह का करंट बहेगा, एक तो ऊपर वाला बैटरी के कारण भी जाएगा, और नीचे वाले बैटरी के कारण भी जाएगा। तो ये जो बीच वाला तार है, इसमें कुछ करंट अलग हो जाएगा, तो अलग हो गया, इसीलिए देखिएगा इसका नाम हम लोग लिख दिए I3। I3 लिखने का मतलब हो गया कि एक तरह से I1 प्लस I2, I1 जो हुआ, I2 जो हुआ, दोनों को प्लस कर दिए, तो जो करंट बनेगा उसको I3 कहें। तो ये जो बीच वाला तार है, इससे कुछ अलग करंट बहेगा, और जो आपका ऊपर का तार है, नीचे का तार है, ये वाला तार है, इसमें कुछ अलग करंट बहेगा, और इसमें आपका कुछ अलग करंट बहेगा। ठीक है। अब यहाँ से एक रजिस्टर भी देखिएगा सब जगह लगा हुआ है, R1, R2, R3, या जनरली अगर कोई तार भी आप जोड़े हैं, तो हर तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, तो वहाँ रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ आपका जो है होगा ही। तो हम लोग जो है इस पूरे सर्किट में जानना चाहते हैं, हम लोग का इंटरेस्ट क्या है, हम लोग क्या जानना चाहते हैं इस सर्किट से, हम लोग यही तीनों चीज को जानना चाहते हैं। अगर कि ये जो है I1 कितना है, पहला आपका जो करंट जा रहा है इसमें कितना जा रहा है, I3 कितना होगा, अगर हमको ये सब चीजें निकालनी है कि I1, I2, I3 कितना होगा, या कभी कभी दे देगा कि ये वाला जो बैटरी लगा हुआ है इसका EMF E1 कितना होगा, तो कुछ जानकारी दिया हुआ होगा, और कुछ जानकारी हम लोग जो है किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाकर फिर जो है ला सकते हैं। मतलब I1 दे दिया, मान लीजिए I2 दे दिया, और I3 निकालने बोलेगा, तो आप जो है कैलकुलेट करके I3 निकाल सकते हैं। ठीक, तो कुछ जानकारी आपको अगर दिया हुआ है, तो आप आगे का कुछ चीजें यहाँ इस सर्किट का यूज करके निकाल सकते हैं। इसमें क्या कहा गया, थोड़ा इस लो को समझेंगे हम लोग। इस लो में क्या कहा गया, इसमें कहा गया, देखिएगा पढ़िएगा, तो लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लो, इन ए क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट या क्लोज आपका जो है, अगर हम लोग लो लेंगे, और इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर कोई आपका जो है क्लोज सर्किट में द अलजेब्रिक सम ऑफ, यहाँ भी वही बात कर रहा है जो पिछला बार बोला, पिछला बार भी आपको अलजेब्रिक सम वर्ड लिया था, यहाँ भी अलजेब्रिक सम लिया, ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, किसको किसको जोड़ना है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। पहला चीज यहाँ आपको नोट करना है कि ईएमएफ ऑफ सेल लिख रहा है, मतलब जो आप बैटरी लगाए हैं, सेल लगाए हैं, उसका ईएमएफ को जोड़ना है। अब ईएमएफ को याद करिए, ईएमएफ को क्या बोलते हैं, ईएमएफ मतलब वोल्टेज होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, हाँ ठीक है, लेकिन ईएमएफ का मतलब तो वोल्टेज ही होता है ना। यस सर। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ, मतलब ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, सबसे बड़ा है तो उसका एक अलग नाम रख दिए। हाँ, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ
ऑफ द सेल, ईएमएफ किसका होता है, सेल का होता है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल एंड अलजेब्रिक सम ऑफ, किसको किसको जोड़ना है इसको देखिएगा, एक बार आपको जो है ईएमएफ है उसको लेना है, और अलजेब्रिक सम अगला बार किसका करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस। अब सोचिएगा, अगर करंट को, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं आई, इसको हम लोग रेजिस्टेंस आर से अगर गुना कर दें, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताइए, आई आर किसके बराबर होता था, B के B के बराबर। तो आई आर जो है, आई को अगर आर से इंटू कर देंगे तो ये भी वोल्टेज बन जाएगा, और ईएमएफ जो है वो भी वोल्टेज है, तो इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को जोड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पिछला बार करंट जुड़ रहा था तो किरचॉफ करंट लॉ नाम था, यहाँ पर आपका ईएमएफ को जोड़ना है जो भी एक होता है, और किसको किसको गुना करने का है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग जो है इनटू कर देंगे, तो करंट और रेजिस्टेंस का इनटू मतलब आई आर, और ओम्स लॉ के आधार पर आई आर जो होता है वो भी के बराबर होता है। तो ये जो आई और आर का प्रोडक्ट है वो भी आपका जो है वोल्टेज है, ईएमएफ भी वोल्टेज है, तो इसमें सारा वोल्टेज को जोड़ा जाता है। और आगे देखिएगा कि जब इसको जोड़ते हैं तो जोड़कर क्या कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी फिर से जीरो आएगा। जो पिछला बार आपका जीरो आ रहा था, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो आ रहा था, तो यहाँ भी आपका अलजेब्रिक सम ऑफ, लेकिन यहाँ किसको किसको सम करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहला कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का जो ईएमएफ है, जैसे अगर इस सेल को अगर हम लोग देखें, पीछे जो नीचे आपका जो सर्किट बना हुआ है, इसका ईएमएफ देखेंगे तो इस सेल का ईएमएफ E1 है, तो E1 और किसको इसके साथ जोड़ना है, तो मान लीजिए कि यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है R1, और इससे होके करंट देखिएगा, ये वाला को देखिएगा, इससे होकर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1। हाँ, तो I1 को R1 से गुना करना है, I1 और R1 को गुना करना है, और गुना करने के बाद आपको ये जो आपका बैटरी सेल लगा हुआ है उसका ईएमएफ से जोड़ देना है। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, E1 प्लस I1 R1, इस तरह से इसको जोड़ना है, और जब इसको जोड़िएगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। अब आप जानते हैं कि जोड़ने का मतलब हो गया कि आप सेम क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं, उसको कहा जाता है लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स ओनली कैन बी एडेड। आप अनलाइक टर्म्स को जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए लाइक टर्म्स कैसे, तो ईएमएफ जो है वो भी वोल्टेज है, और करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज में वोल्टेज जुड़ सकता है, इसलिए आप जो है यहाँ यही दोनों को जोड़ रहे हैं। और जब इसको जोड़िएगा तो जोड़ के फिर जो वैल्यू होगा वो आपका जीरो। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे अब इस सर्किट को अगर हम लोग समझे थोड़ा सा, और इसको अगर हम लोग डीप में जाएं और थोड़ा और समझने का कोशिश करें, तो आपको फिर वही बात हम बोलेंगे कि आपको जोड़ के जीरो लाना है, तो उसमें से कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, वही ना। जैसे आप पिछला बार जोड़े तो जोड़ के लाने का, जीरो लाने का अर्थ हुआ कि उसमें से कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ तो नेगेटिव होना चाहिए। ऑपोजिट साइन को जोड़िएगा तभी जीरो आएगा, सेम साइन को जोड़ के जीरो नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा देखिए कि आपको साइन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पिछला बार हम लोग इनकमिंग आउटगोइंग के आधार पर साइन रखें कि इनकमिंग तो प्लस लीजिए, आउटगोइंग तो माइनस लीजिए, पिछला लो में जो फर्स्ट लो था उसका बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको जो है कुछ सोचना होगा कि कौन सा आपका जो है पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा नियम जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसको आप समझिएगा तो आसान है, जैसे पढ़ने से रटने से नहीं होगा, थोड़ा समझना होगा। इन ए क्लोज सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल कम्स फर्स्ट। क्या लिख रहा है कि आप एक क्लोज सर्किट में हैं। हाँ, तो क्लोज सर्किट में अगर आप चलते समय पॉजिटिव टर्मिनल पहले आपका जो है पड़ेगा। आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं, देखिएगा ये वाला मान लीजिए इस ब्रांच में गए, तो एक सर्किट लेते हैं, थोड़ा समझिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लीजिए कि सर्किट केवल इतना है, ए बी, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से पहुंच गया आपका यहाँ तक, ये हो गया आपका सी, ये सी है, हाँ ए है, बी है, ए बी नहीं, सी नहीं था, वो ई था, हाँ ए बी यहाँ पर, ये सी था, ये डी था, ये ई था, ऐसे चल रहा है। तो केवल ये सर्किट लीजिए, ए बी, ये पॉइंट को नाम देते हैं ई, ये पॉइंट जो हो गया एफ, और ये फिर वापस आ गए, नीचे वाले को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सर्किट बना रहा है। देखिएगा एक पॉइंट से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ,
यहाँ से यहाँ, और ऐसे से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक सर्किट बन रहा है। तो मान लीजिए आप ए पॉइंट से शुरू किए, आपको एक क्लोज सर्किट बना लेना है। ये हमेशा आपका क्लोज सर्किट में ही ये नियम आपका लागू होता है, किरचॉफ सर्किट में। तो क्लोज सर्किट बनाएं, और इस क्लोज सर्किट में ए पॉइंट से हम चले, तो ए से बी तक में कोई आपका रजिस्टर नहीं लगा हुआ था, तो इसको छोड़ देना है। ठीक, जब बी से हम लोग अपने से डायरेक्शन डिसाइड करना है कि आप इसको उल्टा भी ले सकते थे ऐसे भी, और इसको इधर से भी ले सकते हैं। आपको बस इसमें एक क्लोज सर्किट बनाना है। क्लोज सर्किट कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बी ई एफ ए से शुरू कर रहे हैं, ए से लास्ट कर रहे हैं, तो क्लोज हुआ ए बी ई एफ ए। जब लिखेंगे कि इन, इसको जब आगे बनाएंगे तो लिखेंगे इन क्लोज्ड सर्किट ए बी ई एफ ए से शुरू किए, ए से लास्ट किए, तो वो आपका जो हो गया क्लोज सर्किट हो गया। हम ए से चलना शुरू कर रहे हैं, ए से बी गए, तो ए से बी में आपका जो है कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। जब हम बी से ई के तरफ जा रहे हैं, तो बी से ई के तरफ जाते हुए आपको देखना है कि इस आर्म में करंट का डायरेक्शन किधर है। आपका आर्म में करंट का डायरेक्शन बी से ई के तरफ है। पहले से वहां डायरेक्शन देख लेना है कि इसमें डायरेक्शन किधर है, तो बी से ई के तरफ। और हम लोग जो माप रहे हैं उसका भी डायरेक्शन वही है, बी से ई के तरफ। हम लोग का जो मूवमेंट है, ए से बी गए हैं और बी से हम लोग ई जा रहे हैं, तो हम लोग का डायरेक्शन भी वही है और उसमें करंट का डायरेक्शन भी वही है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इसको प्लस लेंगे, और जब इसका उल्टा होगा तब वो वैल्यू आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, दूसरा नियम जो आपको कह रहा था वो इसी पर था कि इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, जो करंट बह रहा है उसका डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, जो आप माप रहे हैं उसका डायरेक्शन, इन दैट आर्म इज सेम, अगर उस जिस भी आप आर्म में उसको जो है ले रहे हैं, जिस भी आप जो है साइड में ले रहे हैं, अगर उसमें सेम रहेगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब अगर आपका डायरेक्शन, आप जिधर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बी के तरफ, और बी में देख लेना है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, तो उस करंट का भी डायरेक्शन बी की तरफ ही है, तब जो करंट और रेजिस्टेंस का गुना होगा उसको प्लस में लेना है। एंड इफ इट इज ऑपोजिट, मान लीजिए हम जा रहे हैं बी से ई के तरफ और वहां करंट बहते रहता आपका ई से बी के तरफ, उल्टा रहता, तब उसका वैल्यू को हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जब सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस लेंगे। ये हो गया, वहां दो चीज को जोड़ना है, पहले इसको समझिए। एक जोड़ना है ईएमएफ को और दूसरा जोड़ना है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस को। तो ईएमएफ को कब प्लस माइनस लेना है, जब उस सर्किट में चलते समय अगर प्लस वाला टर्मिनल पहले टकराया तो उसको प्लस लेंगे, और माइनस वाला टर्मिनल अगर टकराया तो माइनस लेंगे। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग इस सर्किट में आते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हम सर्किट लेते हैं ए बी ई एफ ए, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। यहाँ तक समझ पा रहे हैं कुछ? यहाँ दो चीज को जोड़ना है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट को जोड़ना है। तो हमको दोनों पर डिस्कस करना पड़ेगा कि ईएमएफ को कब प्लस लेंगे और करंट और रेजिस्टेंस को कब प्लस लेंगे। करंट रेजिस्टेंस का जो गुना होगा उसको कब प्लस लेंगे। पिछला बार केवल एक करंट था, इसलिए वहां एक ही नियम बना कि कब करंट को प्लस और कब करंट को माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज को नहीं जोड़ना है, यहाँ दो चीजों को जोड़ना है, ईएमएफ ऑफ द सेल जोड़ना है और प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो हम लोग को दोनों के बारे में सोचना होगा कि ईएमएफ को कब प्लस और कब माइनस लेंगे, और करंट और रेजिस्टेंस के गुना को कब प्लस और माइनस लेंगे। तो नियम क्या कहता है, उस नियम को समझिए कि आप इस सर्किट में मान लीजिए चले, यहाँ से मान लीजिए यहाँ गए ए से बी, बी से मान लीजिए ई गए, ई से एफ गए, एफ से मान लीजिए आप चलना शुरू किए और एफ से ए के तरफ जा रहे हैं। तो आपका डायरेक्शन है एफ से ए, और एफ से ए जाते समय आपको नेगेटिव खूंटी पहले टकराएगा कि पॉजिटिव खूंटी पहले टकराएगा? कौन सा टर्मिनल से आप पहले टकराएगा, नेगेटिव से कि पॉजिटिव से? नेगेटिव से। नेगेटिव से। नेगेटिव से टकराएंगे तो E1 जो है वो नेगेटिव होगा, समझे? अगर आप जो है चल रहे हैं एफ से ए के तरफ, तो भाई एफ से ए के तरफ चलते समय तो हमको पहले नेगेटिव टर्मिनल टकरा, तो उन्होंने नियम बनाया कि नहीं नेगेटिव से टकराइए, तो उसको नेगेटिव मान लीजिए। और अगर हम सर्किट बनाते ए एफ ई बी ए, उल्टा ए से एफ तरफ जाते,
फिर एफ से ई आते, ई से फिर बी आते और बी से फिर ए आते, तो उस समय हम लोग का डायरेक्शन था कि ए से हम एफ की तरफ जा रहे हैं, तो पहले पॉजिटिव खुटी टकरा रहा है। पॉजिटिव खुटी टकराने का मतलब हुआ कि आपको ईएमएफ को प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ को प्लस माइनस लेने का तरीका। दूसरा है कि जब प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस में जाएंगे, कि जब भाई हम I3 को R2 से इंटू करेंगे तब उसको प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो इसके लिए देखना है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आप किधर जा रहे हैं, बी से ई। आपका अगर सर्किट ए बी ई एफ ए है तो उस समय आप किधर जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं बी से ई, और बी से ई तरफ जाते समय इस आर्म में आपका डायरेक्शन देखिएगा कि वही है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन में उसको प्लस लेना। थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे यहाँ जाके, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इन क्लोज्ड सर्किट, कौन सा सर्किट लिया गया, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, देखिए कहाँ है भाई, ए बी ई एफ, ये वाला ऊपर का सर्किट जो अभी आपको बोल रहे थे, ये सर्किट लिया है। तो यहाँ से हम ए से चलना, यहाँ थोड़ा सा गलत है, गलत क्या है देखिएगा, यहाँ लास्ट में भी आप लिख दीजिएगा कि ए लिख दीजिएगा, हाँ क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट में आपका जो है जहां से आप चले हैं फिर लास्ट आपका वहीं कर देना है, तब उससे ये हो जाएगा कि आपका जो है वो सर्किट क्लोज्ड है। आपका एक ए जो है इसको भी लिख दीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको कहीं कॉपी में, कि इन क्लोज सर्किट लिखेंगे ए बी ई एफ ए, हाँ तब वो क्लोज्ड होगा। ए बी ई एफ का भी कहीं ना कहीं मतलब वही है, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कि आपको जो है फिर ए में वापस आ जाना है, यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं कि ए बी ई एफ ए तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा ए से, अब यहाँ ब्रांचिंग कैसे, हमको ए से बी जाना है, फिर बी से ई जाना है, फिर ई से एफ जाना है, फिर एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, जाना है, फिर बी से ई जाना है, फिर ई से एफ जाना है, और फिर एफ से ए वापस आ जाना है। तो ये हम लोग का डायरेक्शन होगा। हाँ डायरेक्शन हम लोग को यहीं से लेके चलना है, ए से बी, बी से ई से एफ, एफ से एक एक जो है लेटर्स को यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा, ए से बी से ई से एफ, फिर एफ से वापस आ गए। अब जब हम यहाँ से मूव कर रहे होंगे तो उस मूवमेंट के बारे में थोड़ा सोचिए कि मूवमेंट के समय क्या होगा। ए से हम बी जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कुछ जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं। जब हम बी से ई के तरफ जा रहे हैं, तो बी से ई के तरफ जाते समय आप देखिए इस ब्रांच में एक करंट है I3 और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, तो I3 को R2 से इंटू कर देंगे तो एक रिजल्ट बन जाएगा I3 R2। अब सोचना है कि I3 R2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखिए कि आप जा रहे हैं बी से ई और इस जो आपका डायरेक्शन है वो भी है बी से ई, तो आपको I3 R2 को पॉजिटिव लेना है। तो देखिए I3 R2 आपको यहाँ पॉजिटिव दिखेगा, प्लस में दिखेगा। फिर आइए आप कहाँ पहुंच गए, ए से बी पहुंचे थे, फिर आप ई पहुंचे और फिर एफ जाते, तो ई से एफ में फिर आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर आप एफ से ए की तरफ चलते, हाँ तो एफ से ए की तरफ चलते समय देखिएगा इस आर्म में कितना करंट है, तो I1, यहाँ जो करंट है वही जाएगा क्योंकि ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, तो I1 है। इस आर्म में आपका जो है करंट है I1 और यहाँ जो रजिस्टर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है R1, तो फिर I1 को R1 से और I1 को R1 से इंटू करेंगे तो यहाँ डायरेक्शन देख लेना है भाई कि यहाँ का डायरेक्शन कैसा है, तो यहाँ का डायरेक्शन भी आपका पहले से वही दिया हुआ है। आप ये डायरेक्शन ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से ऐसे कर दीजिएगा, उल्टा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, तो नेगेटिव यहाँ है तो इसको करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से आपका बाहर जाएगा और नेगेटिव की तरफ अंदर आएगा। ये नियम है, आप अपने से नहीं कर सकते हैं कि हम इधर नेगेटिव की और इधर डायरेक्शन देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, सबका नियम है, उस नियम से चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो है प्लस से बाहर जाएगा और ऐसे घूम के माइनस की तरफ अंदर आएगा, ये फिक्स है, आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखिएगा कि सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल इधर था, तो ऐसे जब करंट जाएगा तो ये आपका देखिएगा कि ऐसे आपका रजिस्टर लगा है और इसमें करंट डायरेक्शन एक की तरफ है ना, और करंट का भी डायरेक्शन वही है, इसलिए इसको भी प्लस देखिएगा कि I1 R1 भी प्लस है। इसके बाद आगे गए तो आगे आपके पास एक सेल लगा हुआ बैटरी लगा हुआ, अब इसमें जाएंगे तो बैटरी का हम जब जा रहे थे एफ से ए, हमको नेगेटिव टर्मिनल पहले टकराया कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले टकराया,
नेगेटिव ना, तो नेगेटिव। ये आपका E1 था, E1 को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बस यही आपका प्लस किसको माइनस लेना है, आपका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन से मैच करेगा, अब उसको प्लस ना, और अगर उल्टा हुआ तो माइनस में हो गया, करंट एंड रेजिस्टेंस का साइन लेने का था, और टर्मिनल पहले टकराया माइनस वाला टकराया तो उसका ईएमएफ माइनस होगा। अब एक और सर्किट लेते हैं, देखिए ए बी सी डी एफ ए, खोजिए कहाँ है, ए बी सी यहाँ है, डी यहाँ है, फिर आपका एफ यहाँ है और ए यहाँ है, मतलब ये बीच वाला को छोड़ देना है, बीच वाला तार को छोड़ देना है। हाँ, ए बी सी सीधे नीचे आ गए, फिर यहाँ से डी, फिर यहाँ से एफ, और फिर यहाँ से ए वापस आ जाना है। देखिए सर्किट को समझिएगा, ए बी सी डी एफ ए बी सी डी एफ ए कहाँ है भाई, ए बी सी डी एफ, इसको नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच का आर्म है, तो डी से एफ चले गए, फिर एफ से ए आ गए। देखिए यहाँ ठीक लिखा गया है, हाँ वहाँ छूट गया, यहाँ देखिए ए से चले हैं, ए में खत्म हुआ, मतलब ये सर्किट आपका क्लोज्ड है, बंद आकृति है ये आपका। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सोचिए कि कहाँ कहाँ करंट पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। ए से बी गए, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। बी से सी गए, कोई रजिस्टर नहीं, इसको भी छोड़ दिया। अब यहाँ से हम सी से जाना चाह रहे हैं डी की तरफ, क्योंकि सर्किट है ए बी सी डी एफ ए। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको एक बार, सर्किट जो है हम लोग का, तो हम लोग अपने से लेना है कि हमको सर्किट निकाले। सर्किट का रहा ई है, फिर आपके पास डी है, फिर उसके पास एफ के बाद ए से बी जाना था, तो कोई रजिस्टर नहीं, लेकिन सर हेलो, आपको म्यूट करने बोली। चलिए देखिए देखिए किनके पास से आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए उसको। ठीक है, अभी क्लियर जा रहा है आवाज? चलिए सुनिए, तो यहाँ जब हम लोग जो है सी से डी के तरफ जा रहे हैं, तो सी से डी के तरफ जाते समय पहला बात हम लोग को यहाँ पर एक जो है सेल यहाँ पर आपका जो है दिख रहा है कि यहाँ एक सेल है। अब सेल में आप जाइए, तो जब आप इधर से चले थे तो इधर से सी से डी के तरफ जाते समय देखिए इसका कौन सा टर्मिनल पहले टकराया, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव टर्मिनल टकराया, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल टकराया, इसका मतलब होगा कि हम लोगों को ये जो लेना है E2, ये E2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए आप जा रहे हैं C से D, लेकिन CD जो ब्रांच है इसमें करंट का डायरेक्शन तो आपका उल्टा है, करंट का डायरेक्शन है D से लेके C तक, DC तरफ, D से C जा रहा है करंट, करंट का डायरेक्शन देखिएगा D से C है, जबकि आपका जो यहाँ से डायरेक्शन है वो C से D है, तो उसका उल्टा हुआ कि नहीं, उल्टा हुआ? यस सर। और उल्टा हुआ तो यहाँ जो I2 को R3 से इंटू करेंगे तो I2 R3 जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। और फिर हम D से F के तरफ जाएंगे, तो D से F के तरफ जाते समय कोई रजिस्टर नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहां छोड़ दीजिए। हाँ, फिर F से हमको A के तरफ वापस जाना है। देखिए, तो जब F से A के तरफ जा रहे थे तो वहां पर एक और रजिस्टर फिर दिखा हमको R1, और यहाँ करंट कितना है भाई, तो I1, तो फिर I1 को R1 से इंटू करेंगे, और देखिए कि आप जा रहे हैं F से A, आप जा रहे हैं F से A, और इस ब्रांच में करंट भी आप ही के डायरेक्शन में जा रहा है F से A, तो इसको फिर प्लस लेना होगा। और यहाँ से जब चले तो फिर आगे आपको यहाँ पर एक सेल दिखा, यहाँ एक सेल लगा है, तो इस सेल का जब आप इधर से जा रहे होते तो कौन सा टर्मिनल पहले टकरा था, नेगेटिव। तो E1 नेगेटिव हो जाएगा। अब सोचिए, E2 पॉजिटिव, I2 R3 नेगेटिव, I1 R1 पॉजिटिव और E1 नेगेटिव। तो ये आपका जो है उसको जोड़ेंगे इस तरह से, आप देखिएगा जब जोड़े होंगे तो इसको ऐसे ही जोड़े होंगे। देखिएगा, देखिए तो यहाँ पर अभी जो हम लोग किए थे क्या वही है, E2 पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले टकराया, I2 R3 नेगेटिव क्योंकि उसमें डायरेक्शन आपका जो था वो D से C के तरफ था करंट का, और आप जा रहे थे C से D, तो इसलिए नेगेटिव। फिर उसके बाद ऊपर चले गए F से A के तरफ जब गए
तो वहाँ I1 R1 टकरा रहा था, I1 करंट था, R1 रेजिस्टेंस था, लेकिन उसमें आपका जो है डायरेक्शन F से A के तरफ था और आपका जो डायरेक्शन है वो भी F से A के तरफ था। इसलिए ये देखिएगा I1 R1 जो है वो आपका पॉजिटिव है और फिर उसी आपका आर्म में, उसको आर्म बोलते हैं, आर्म कहने का मतलब बाह भुजाएं होती हैं, तो कहीं कहीं आपका जो हो एक आर्म है, आर्म बोलिए या उसको एक जो है साइड बोलिए, तो उस आर्म में एक आपका ईएमएफ भी लगा हुआ था और उस ईएमएफ का हमको नेगेटिव टर्मिनल पहले जो है वो मिल रहा था। तो नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलने का अर्थ हो गया कि हमको उसको माइनस में लेना पड़ेगा। तो देखिए E2 पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव ध्यान रखिएगा, E1 नेगेटिव, क्यों नेगेटिव ध्यान रखिएगा, I2 R3 आपका नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है ये ध्यान रखना है, और I1 R1 देखिए पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है इसका आपको ध्यान रखना है। सबको जोड़ दिए तो किरचॉफ के सेकंड लॉ के आधार पर इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। समझ पा रहे हैं कुछ तो बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको बताइए। नहीं कितने सर। लोगों को समझ में आ रहा है जी? समझ में आ गया सर। क्या समझ में आता है बता दीजिए, क्या समझ पाए बताइए तो। ठीक है बोलिए, अपने से बोलिए ना, क्या समझ पा रहे हैं हम लोग।